नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजके वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। आज एक बार फिर हम बात करेंगे रियल एस्टेट पर और रियल एस्टेट के एक ऐसे स्कैम पर जिसको समझना और जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हिंदुस्तान में ज़मीन, घर, फ्लैट लेना सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं, ये इमोशन का खेल भी है। और कई बार हम इसी इमोशन के चक्कर में बहुत जल्दबाजी करते हैं और एक स्कैम में फंस जाते हैं और हमारी पूरी मेहनत की कमाई जो है वो गड्ढे में चली जाती है, यानी डूब जाती है। और सालों साल कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं, लंबा केस चलता है और उसके ऊपर भी एक बड़ा खर्च करना पड़ता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारत में प्रॉपर्टी सबसे बड़ा स्कैम क्यों है और इस स्कैम से कैसे बचा जा सकता है और ये पूरा का पूरा स्कैम चलता कैसे। स्टेप बाय स्टेप आपको हम बताएंगे, क्योंकि जो प्रॉपर्टी आपकी है वो आपने बड़ी मेहनत की कमाई से खरीदी है, खून पसीना लगाकर उसको सींचा है। और अगर आने वाले समय में आप कोई प्रॉपर्टी, फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि छोटी सी गलती आपने की और आप भी फंस गए प्रॉपर्टी के स्कैम में। क्योंकि आजकल सिर्फ साइबर फ्रॉड या डिजिटल अरेस्ट जैसे ही मामले आपका पैसा नहीं लूट रहे हैं, प्रॉपर्टी स्कैम सबसे बड़ा स्कैम है जो एक ही झटके में आपको कंगाल बना देता है, क्योंकि यहां पर हजारों या लाखों नहीं, करोड़ों रुपए आपके लगे हुए होते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अपने चाहने वालों को शेयर भी कीजिए, ताकि वो भी समझ सके कि ये प्रॉपर्टी स्कैम होता कैसे है और इससे बचा कैसे जाए। तो चलिए शुरू करते हैं, बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ, क्योंकि भारत में प्रॉपर्टी स्कैम सबसे बड़ा स्कैम है। और ये ऐसा क्यों है? क्योंकि और भी बहुत सारी जगह है जहां पैसा लगाते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जहां पर पैसा लगाया और अगर वो डूब गया, किसी स्कैम में आप फंस गए, तो आप मिनटों में, सेकंडों में जो है वो घाटे में चले जाएंगे, कंगाल हो जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं भारत में सबसे बड़े 3 जो निवेश हैं यानी इन्वेस्टमेंट, उसमें है सोना। सोने और चांदी में हम पैसा इन्वेस्ट भी करते हैं, परिवार के लिए खरीदते भी हैं। इसके अलावा शेयर मार्केट में भी लोग बहुत पैसा लगाते हैं और ऐसा नहीं है कि यहाँ से प्रॉफिट ही बुक करते हैं, यहाँ भी नुकसान लोगों को खासा होता है। युद्ध चल रहा है, अभी लगातार मार्केट गिर रहा है। और इसके बाद आता है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में हर व्यक्ति, हर आम आदमी, हर अमीर आदमी चाहता है वो 1 प्रॉपर्टी, 2 प्रॉपर्टी, 3 प्रॉपर्टी, जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी बना सके वो बनाने की कोशिश करता है। लेकिन वहीं पर बहुत सारे ऐसे ठग, स्कैमर्स होते हैं जो घात लगाकर बैठे होते हैं कि आप एक छोटी सी गलती करें और आपकी जमीन को वो हड़प लें। तो जो सबसे ज्यादा स्कैम होता है इन तीनों इन्वेस्टमेंट में, वो सबसे ज्यादा होता है प्रॉपर्टी में। क्यों होता है? क्योंकि यहां पर पैसा बहुत ज्यादा बड़ा होता है, सिस्टम जो है वो बहुत जटिल है। अगर आप उस स्कैम में फंस गए तो आपको थाने, कोर्ट के चक्कर लंबे लगाने पड़ते हैं, क्योंकि बाकी जगह अगर आपके पास साथ कोई स्कैम होता है, किसी ने आपका सोना चोरी कर लिया तो पुलिस तुरंत एफआईआर दर्ज कर लेगी, जांच शुरू कर देगी। शेयर मार्केट में अगर पैसा डूबता है तो वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है कि आपने जो पैसा लगाया वो छोटा छोटा करके लगाया। लेकिन प्रॉपर्टी में जो पैसा लगता है वो बहुत बड़ा होता है और इस केस को लड़ने और अपनी प्रॉपर्टी को वापस पाने के लिए आपको समझिए कि जी जान लगानी पड़ती है। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि सब कुछ करने के बावजूद भी ये स्कैमर्स आपकी प्रॉपर्टी को हड़प लेते हैं। और बड़ी बात क्या है कि कानून की जो प्रक्रिया है वो बहुत धीमी है, स्लो चलती है इसमें। इसी वजह से स्कैमर्स को मौका मिल जाता है आपकी मेहनत की प्रॉपर्टी को गायब कर देने का, हड़प लेने का। और लगातार इस तरह के मामले आते हैं। देश में सबसे ज्यादा सिविल के मामलों में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के मामले हैं, क्योंकि हम एक छोटी सी गलती करते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं, छोटी मोटी बात है, कौन हमारी प्रॉपर्टी को छीन लेगा, कोई अगर वहां जाके कब्जा करेगा तो हम भी लट से उसको बाहर कर देंगे। लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं कि जो फर्जी रजिस्ट्री का खेल, क्योंकि ये वो खेल है जहां आदमी सबसे पहले उलझता है, फंसता है, क्योंकि वो ध्यान नहीं देता जब वो डॉक्यूमेंट साइन कर रहा होता है, रजिस्ट्री कराने जा रहा होता है। क्योंकि ओरिजिनल ऑनर और जमीन ये महत्वपूर्ण है, लेकिन यहीं से एक चीज शुरू होती है फर्जी कागज बनाने की। बहुत सारे रैकेटियर्स जो है वो फर्जी कागज बनाते हैं, उसके बाद ये जो स्कैमर्स हैं उस जमीन को किसी को बेच देते हैं इन फर्जी डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पे, और जो बायर है वो पैसा दे देता है और उसके बाद वो यहां पर फंस जाता है। क्योंकि जब उसको पता चलता है कि जिससे उसने ये प्रॉपर्टी खरीदी वो तो असली मालिक था ही नहीं। इसका एक गोल्डन
एग्जाम्पल है गोवा। गोवा में टाइटल के बहुत ज्यादा इश्यूज हैं और ढेरों ऐसे केसेस है वहां पर जहां की प्रॉपर्टी को बेच दिया जाता है, क्योंकि जो असली ऑनर है वो विदेशों में रह रहे हैं, सालों से आए नहीं है, विला के विला, लंबी चौड़ी जमीनें, और बाद में 10 साल 15 साल 20 साल बाद पता चलता है कि जिस जमीन पर आप बैठे हुए हैं, जिस घर में आप रह रहे हैं बनाकर, वो तो आपका है ही नहीं, किसी ने आपको फर्जी डॉक्यूमेंट्स देकर चूना लगा दिया। और वहां से शुरू होती है एक परेशानी, कानूनी लड़ाई। यहां क्या होता है कि अक्सर नकली पावर ऑफ अटॉर्नी बनती है, नकली पहचान तैयार की जाती है और नकली डॉक्यूमेंट्स यहां पर लाकर बनाकर जो जमीन जो है वो आपको बेच दी जाती है। और हम कई बार किसी जानकार या किसी के कहने पर या अपने आप को ही ये समझ लेते हैं कि नहीं, हमें सब कुछ सारी जानकारी है, और इस तरह के स्कैमर्स के चक्कर में फंस जाते हैं और हम इन नकली चीजों को एक बार भी वेरीफाई नहीं कराते। इसलिए हमेशा जब भी प्रॉपर्टी ले 5-10 हजार रुपए का खर्चा जरूर होगा, लेकिन किसी प्रॉपर्टी के लीगल एक्सपर्ट से डॉक्यूमेंट्स की जांच जरूर कराएं। अब बात करते हैं डबल सेल का सबसे बड़ा खेल। ये अपने आप में बहुत आम हो गया है। आपने देखा होगा हाल ही में गुरुग्राम में एक मामला सामने आया था कि एक ही दुकान को कई लोगों को बेच दिया गया, जिसमें अब ईडी ने कार्रवाई की, पुलिस ने कार्रवाई की और उसके बाद जो ये बिल्डर था उसे गिरफ्तार किया गया। लेकिन उन लोगों का क्या जिन्होंने इसको पैसा दे दिया, मल्टीपल लोगों को जो जगह बेची गई, अब उस जगह पर दावे जो है बहुत सारे लोगों के, और ये एक जगह के नहीं, ये शहर दर शहर के जो है ये एग्जाम्पल इस तरह के मामले कि एक ही फ्लैट को बायर ए और बायर बी को बेच दिया जाता है। कि बिल्डर कई बार क्या करता है कि एक ही फ्लैट को 1 से 2 या 2 से 3 लोगों को बेच देता है, जब तक उन्हें पता चलता है, क्योंकि बायर पैसा दे चुके होते हैं बिल्डर को, या तो वो वहां से गायब हो जाता है या फिर कह देता है कि अब जो करना है कीजिए, जाइए कोर्ट के धक्के खाइए। क्योंकि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के मामले में कानून उतना सख्त नहीं है, प्रोसेस इतना इजी नहीं है कि आपको महीने 2 महीने में न्याय मिल जाए, क्योंकि यहां पर दोनों फंसते हैं, बायर ए भी फंसता है और बायर बी भी फंसता है। और फंसाता कौन है? वो जो फर्जी बिल्डर है या फर्जी जमीन जो जमीन का मालिक है वो फंसाता है फर्जी तरीके से। और इन दोनों का जब वो पैसा उनके पास हो जाता है तो जाहिर सी बात है बायर ए और बायर बी दोनों ही इस प्रॉपर्टी के ऊपर अपना दावा करेंगे, क्योंकि दोनों ने पैसा दिया है, दोनों का अपनी अपनी जगह पे हक है और उनका राइट भी बनता है। लेकिन इसी चक्कर में वो दोनों उलझ जाते हैं और फ्रॉड करने वाले इन दोनों की मेहनत की कमाई को लेकर गायब हो जाते हैं। तो इसलिए हमेशा इस चीज को ध्यान दीजिए कि चेक कीजिए कि जो प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं, जो फ्लैट आप ले रहे हैं, वो किसी और को इससे पहले तो नहीं बेच दिया गया। अब बात करते हैं बिल्डर फ्रॉड की, क्योंकि ये सबसे बड़ा जाल है और आप जानते होंगे हजारों लाखों केसेस जो है रेरा कोर्ट में या दूसरे कोर्ट में चल रहे हैं, जहां बिल्डर्स ने दबाकर फ्रॉड किया, और ऐसे फ्रॉड अभी भी लगातार हो रहे हैं क्योंकि रेगुलेटरी उतनी सख्त नहीं है। 2016 में रेरा को लाया गया, लेकिन रेरा क्या कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर एक सख्त टिप्पणी की कि रेरा को बंद कर देना चाहिए, ताला लगा देना चाहिए, क्योंकि ये बायर नहीं बिल्डरों से ज्यादा मोहब्बत करता है। और ये जो फंसते हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन जो प्रोजेक्ट है उसमें फंसते हैं, क्योंकि यहां पर बड़े बड़े लुभावने चमकदार ब्रोशर्स दिखाकर ये डीलर और बिल्डर आपको धोखा देते हैं, आपको वहां फंसा देते हैं और उसके बाद लापता। बाहर से ये सबसे पहले पैसा लेते हैं, बताते हैं कि देखिए फलानी जगह हम एक बहुत शानदार लग्जरी प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, इसमें आप लगाइएगा, आज इसमें पैसा लगाएंगे, घर रहना चाहेंगे तो इससे अच्छी जगह नहीं है, इन्वेस्टमेंट के लिए देखेंगे तो अगले 1 से 1.5 साल में पैसा डबल हो जाएगा। और हर आदमी के मन में आता है कि चलो यार 2 पैसे का फायदा हो रहा है, और उसी लालच में वो जल्दबाजी में बगैर जांच परख के वहां पर अपना पैसा बिल्डर को दे देता है। बिल्डर प्रोजेक्ट शुरू करता है, ऐसा नहीं करता है, जमीन होती है उसके पास, उसी जमीन पर बैठकर एक साइट ऑफिस बनाकर सैंपल फ्लैट बनाकर वो बैठता है वहां पर और प्रोजेक्ट भी शुरू करता है। लेकिन खेल क्या करता है कि वो जो पैसा उस प्रोजेक्ट के लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए जो पैसा आया था, जो कि इन बायर्स ने दिया था, उस पैसे को वो डाइवर्ट कर देता है किसी और दूसरे प्रोजेक्ट में या किसी सेल कंपनीज में। और इस तरह के मामले ईडी में भी अभी चल रहे हैं और रेरा कोर्ट से लेकर पुलिस में भी इस तरह की कंप्लेंटें हजारों में नहीं लाखों में। अब क्या होता है कि जैसे ही ये पैसा डाइवर्ट होता है दूसरे प्रोजेक्ट में या दूसरी किसी सेल कंपनी में, तो ये जो प्रोजेक्ट है जिसके लिए बायर ने पैसा दिया था, ये प्रोजेक्ट रुक जाता है, बंद हो जाता है। और यही कारण है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अधूरे पड़े हुए हैं। हजारों लोग शनिवार और रविवार को सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट करते हैं।
गुहार लगाते हैं सरकार से, अथॉरिटी से, कि भाई हमने मेहनत की कमाई इनको दी थी और इसलिए दी थी कि हमें लगा कि हमारा कानून सख्त है, हमारा कानून निगरानी रखता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। प्रॉपर्टी के मामलों में एकदम से पट्टी बंधी हुई है और इस वजह से फंसते हैं। और अब इसके बाद क्या होता है, बाहर पैसा तो दे ही दिया है क्योंकि उसने बैंक से लोन ले लिया, यहां पर वो ईएमआई उसकी शुरू हो जाती है। बैंक को कोई मतलब नहीं है कि आपका प्रोजेक्ट बंद हो गया, शुरू हो गया, बिल्डर ने फ्रॉड किया या भाग गया, उसको कोई लेना देना नहीं। उसने आपको पैसा दिया, उसने आपको लोन दिया है और आप करीब 70, 80, 90 या 100% पेमेंट जो है बिल्डर को कर चुके होते हैं। अब प्रोजेक्ट तो खंडर हो रहा है, प्रोजेक्ट बन नहीं रहा है, बिल्डर भाग गया या जेल के अंदर बैठा हुआ है, लेकिन बैंक कहता है कि मुझे तो मेरी ईएमआई चाहिए ही चाहिए। अब ये डबल मार है। इसके बाद किराया, क्योंकि पहले जब आपने घर या फ्लैट लेने की सोची थी तो यही सोचकर कि यार किराए पे मैं किराया दे रहा हूं, किराए पर रहते हुए मकान मालिक की चिक चिक सुननी पड़ती है, परिवार के लिए अपना ही एक घर ले लेंगे तो ये सारे झंझट से, परेशानी से जो है हमें छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन प्रोजेक्ट तो रुक गया, अब किराया भी चल रहा है, ईएमआई भी चल रही है और घर मिल नहीं रहा है, यानी कि अब पैसा तो डूबा ही, ईएमआई एक नया संकट शुरू हो गया जो कि आपकी तनख्वाह से जा रहा है, दूसरा किराया भी आपके सर पर है, तो यानी कि 1+1 प्लस टेंशन जो कि पैसा डूबा और प्लस कोर्ट कचहरी के चक्कर, तो मतलब 4 गुना परेशानी आपके जीवन में एकदम से उतर आती है। क्यों? क्योंकि बिल्डर फ्रॉड करते हैं और हम क्या है, बगैर बिल्डर की रेपुटेशन जांचे, बगैर बिल्डर को समझे, उसके बारे में सही तहकीकात किए हम अपना पैसा डाल देते हैं इस भरोसे में कि नहीं ये भाई साहब जो कह रहे हैं, ब्रोशर्स जो दिखा रहे हैं ये सच्चे हैं, लेकिन उसमें सच्चाई नहीं होती है। अब बात है कि प्रॉपर्टी स्कैम इतने ज्यादा क्यों हो रहे हैं। भारत में 5 बड़े कारण हैं प्रॉपर्टी स्कैम्स के, जिसमें जमीन का रिकॉर्ड पूरी तरह से डिजिटल नहीं है, लेकिन अब सरकार जो है वो डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से डिजिटल नहीं है इस वजह से। दूसरा, कई डिपार्टमेंट्स में अलग अलग जानकारियां होती है, पूरी जानकारी नहीं है। आप तहसील में जाएंगे कुछ और होगा, रेवेन्यू या दूसरे डिपार्टमेंट में जाएंगे वहां कुछ जानकारी होगी, निगम में जाएंगे वहां कुछ जानकारी होगी, तो जानकारियां भी सटीक नहीं है। तीसरा, कानूनी प्रक्रिया बहुत लंबी है, अगर कुछ इस तरह का दिक्कत परेशानी आती है तो सालों साल केस चलते हैं। चौथा, लालच और जल्दी खरीदने की गलती, ये भी हमें इस तरह के स्कैम में फंसाती है। तो इसलिए जब भी प्रॉपर्टी खरीदने या फ्लैट खरीदने जाए जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि आपको डीलर एकदम से कहेगा कि भैया अभी ले लो, वरना कल तो ये डबल हो जाएगा, कल तो आपको मिलेगा ही नहीं। आराम से तसल्ली कीजिए, 10-20 हज़ार बढ़ भी जाता है कोई आफत नहीं है, वरना क्योंकि लाखों रुपए आपका दाव पर लगा है। इसलिए जल्दबाजी मत कीजिए, बहकावे में आकर लालच में बिल्कुल मत आइए। 5वां, बिल्डरों पर निगरानी कमजोर है। रेरा जैसी अथॉरिटी इसीलिए लाई गई थी कि बिल्डरों पर निगरानी रखे, लेकिन रेरा बेहद कमजोर है। तो ये 5 कारण हैं जिसकी वजह से भारत में प्रॉपर्टी स्कैम के मामले बहुत ज्यादा हो रहे हैं और लगातार बढ़ रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे। सरकार को यहां पर कुछ ठोस कानून लाने होंगे, तभी जाकर ये चीजें सुधरेगी। अब सबसे खतरनाक सच क्या है उसके बारे में बताता हूं आपको। भारत में लाखों प्रॉपर्टी के केस कोर्ट में चल रहे हैं, कई केस तो 10 साल, 20 साल, 30 साल। अभी हाल ही में फरीदाबाद में एक व्यक्ति ने एक प्रॉपर्टी ली थी, करीब 67 ईयर की उनकी उम्र हो गई, मतलब एक लंबा 30-40 साल उन्होंने इंतजार किया, उसके बाद जाकर उन्हें वो प्रॉपर्टी मिली। वो एक किस्मत है। लेकिन आप समझिए, जब जिस जमाने में वो जमीन ली होगी तब उनकी क्या उम्र हुई होगी, बच्चे भी बड़े हो गए। कोर्ट की लड़ाई लड़ते 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 एक जवान व्यक्ति बूढ़ा हो गया, तब जाकर न्याय मिला। इतना लंबा प्रोसेस है और इस दौरान जो पैसा फंस जाता है, प्रॉपर्टी का यूज आप कर नहीं सकते और खरीदार की जिंदगी की कमाई पूरी तरह से यहां पर अटक जाती है। इसलिए दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए, ये प्रॉपर्टी स्कैम्स जो हैं ये बहुत खतरनाक है। अब सबसे अहम है कि खुद को इस स्कैम से कैसे बचाएं। तो प्रॉपर्टी खरीदते वक्त हमेशा ध्यान रखिए कि जमीन के रिकॉर्ड पूरी तरह से चेक कीजिए। डीलर ने जो कह दिया या कोई आपका रिश्तेदार या जानकार भी है, तब भी पूरे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से चेक कीजिए। किसी अच्छे प्रॉपर्टी के एडवोकेट के पास जाइए, एक एक पन्ना, एक एक शब्द जो है उसकी जांच करवाइए और देखिए कि सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सही है या नहीं।
इसके अलावा टाइटल सर्च कराइए, वरना फिर आपके साथ गड़बड़ होगी। जमीन किसी की किसी और को दिखाकर किसी और को बेच दी जाती है। तीसरा, बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा चेक कीजिए। बड़े बड़े बिल्डर, नामी बिल्डर जिनको लेकर ये कहा जाता था कि ये तो कहीं नहीं भागेंगे, वो भी डूबे हैं हजारों लाखों लोगों की मेहनत की कमाई को लेकर। इसके अलावा वकील से जांच कराइए, जैसे मैंने आपको पहले कहा था, और जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत लीजिए, वरना आप फंस जाएंगे। तो इन चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप जो है वो प्रॉपर्टी फ्रॉड के मामलों में नहीं फंसेंगे और आपकी प्रॉपर्टी जो है वो पूरी तरह से सेफ रहेगी। तो दोस्तों, प्रॉपर्टी हमारे लिए सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं है, हमारे लिए एक इमोशन भी है, क्योंकि यहां पर हमारी भावनाएं जुड़ी होती है।